टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इस कदर गहमा गहमी प्रत्याशी रात दिन वोटर अपने पाले में लाने के लिए जुटे हैं। जगह जगह सभा के दौरान कई बार प्रत्याशी और उनके समर्थक मर्यादा भूल अनाप शनाप बोल रहे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज के मेजा विधानसभा की मांडा क्षेत्र का है, जहां पर लच्छन चौखंटा गांव में भाजपा प्रत्याशी नीलम करवरिया के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व विधायक राम सेवक सिंह पटेल की जुबान फिसल गई। वायरल वीडियो को देखने के बाद चौकी इंचार्ज दिघिया की तहरीर पर मांडा थाने में पूर्व विधायक सहित 150 लोगों पर विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज पंजीकृत किया गया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसपी प्रयागराज ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। यह प्रकरण थाना मांडा जिला प्रयागराज का है। इसमें एक वीडियो वायरल होता हुआ पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा अभद्र एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण दिया जा रहा था। इस वीडियो का तुरंत ही संज्ञान लिया गया और इसमें भारतीय दंड विधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं महामारी अधिनियम की सुसंगत 6 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वीडियो के कंटेंट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सत्यता के आधार पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के बीजेपी शहर दक्षिणी प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी के प्रचार काफिले से लगा भीषण जाम। घंटों फंसे रहे लोग। वीडियो में मीरापुर इलाके में उस समय जाम लग गई एक स्थिति बन गई जब मंत्री नंदी शहर दक्षिणी की क्षेत्र में काफिले से निकल रहे थे। उस दौरान उनके काफिले में इतनी गाड़ियां थी कि उसके वजह से घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफिले में समर्थकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी के शीशे में खोलकर खिड़कियों से बैठकर वीडियो बनाते दिखाई दिए। वहीं नियम कानून का उल्लंघन होता रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में नाराज़गी दिखी। जाम के वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के शीशे से लटक कर खिड़कियों से लोग वीडियो बना रहे हैं और खुलेआम चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं और साथ ही चुनाव आचार संहिता का और यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सत्ता के नशे में चूर मंत्री नंदी के यहाँ काफिले के कारण लंबा जाम लगा रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, जाम में फंसे लोगों का, आइए सुनाते हैं। नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ से मंत्री नंदी जी भी जुलूस लेके निकले हैं। जिस तरह जाम लगता है, आम आदमी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? आम आदमी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी का कोई काम है, किसी को इमरजेंसी, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को घर जाना है, किसी के यहाँ कोई एडमिट है। और अभी कोरोना काल भी रहा है। कोरोना काल भी है। कहेंगे उसको देखते हो जिस तरह से प्रचार नेता लोग कर रहे हैं कोरोना काल। प्रचार डोर टू डोर वाला सबसे बेटर एंड बेस्ट है। मगर ये जो रैली होली का जबरदस्ती का आदेश नहीं चुनाव आयोग का, लेकिन रैली हो रही है। आदेश है मगर गाइडलाइन है। गाइडलाइन है। इस तरह से बिना मास्क के लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? चलिए, सबको बीमारी बढ़ाएंगे और क्या। क्या नाम है आपका? हामिद मालवी। प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, रैली निकली, अभी देखा आपने जाम की स्थिति पर, तो क्या कहेंगे इस पे? देख लीजिए, जाम लग रहा है और क्या, बस यही बात है। कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है? परेशानी तो हो ही रही है, देख रहे हैं कितना जाम लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग बिना मास्क के रैली में अभी मंत्री नंदी की गए हैं सब लोग, क्या कहेंगे इस पर? अब कोरोना काल चल रहा है, देखिए आप ही लोग देखिए, अब हम क्या बोलें। खतरा महसूस होता है? क्यों नहीं। क्या नाम है? अंकित सोनकर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के चर्चा है और दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप। ऐसे में क्या है प्रयागराज की जनता की राय, आइए जानते हैं। मेरी सिर्फ बसपा पे नहीं राय होगी, मेरी राय सभी पार्टियों पे रहेगी। प्लीज़ जातिवाद को दूर करके आप लोगों की परेशानियों पे ध्यान देना शुरू करिए कि उनकी व्यक्तिगत परेशानियां क्या है। आपने व्यवसायियों के लिए क्या किया, आपने रोज़गार के लिए क्या किया, आपने बच्चों के लिए क्या किया, आप उस पे आइए ना, फोकस करिए। ये जातिवाद का कल्चर कहाँ से आया? जातिवाद को क्यों आप बीच में, आपको नहीं, ये समाज, ये जो पार्टियां हैं यही ले आ रही हैं और उनको ये लाना भी नहीं चाहिए। पहले आप बाकी चीज़ों पे फोकस करिए। जो हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं, हमारी जो रोज़ी रोटी मकान का जो नारा था इंदिरा जी का, वो सबसे बेस्ट नारा था। क्या लगता है आपको कि इस पर जो विपक्ष के मुद्दे हैं, नाराज़गी को जिस तरह से ब्राह्मण नाराज़ हैं,
हाँ, ब्राह्मणों को नाराज़ होना चाहिए, लेकिन आप एक मुद्दा कहते हैं कि हमने आशीष मिश्रा वाले मैटर पे इसलिए नहीं, कल भी संघ के एक सदस्य हैं वो हमारे घर आए हुए थे और जब मैंने उनसे कहा कि आशीष मिश्रा वाला मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था पीलीभीत वाला, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो ये कहते हैं, उनका जो सफाई थी, उनकी सफाई ये थी कि वो इसलिए था क्योंकि लोग कहते हैं कि योगी जी ब्राह्मणों के लिए कुछ करते नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों के लिए अच्छी चीज़ पे नहीं, गलत चीज़ पे आप ब्राह्मण को सपोर्ट करेंगे। अच्छी चीज़ ब्राह्मणों के लिए आपने क्या की, वो तो दिखाइए कहीं। अर्चना त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट, इलाहाबाद। देखें, इस समय जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी दुनिया है। चाहे जितना जो भी धर्म से करे, चाहे हाथी नहीं गणेश बनाए दे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए दे, चाहे कोई राम का मंदिर बनाए दे और कहा जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, ये सब काम दुनिया में अब नहीं चलेगा। अब जो है बेरोजगारी के ऊपर चुनाव होगा, वोटिंग जो करेंगे इस बार बेरोजगारी, बलात्कार, रेप, अपहरण, इस सब के ऊपर होगा इस समय। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, जो विकास करेगा उसका देख रहा है जनता, वही अब की 22 में वोट करेगा इस संबंध में। राजेंद्र कुमार धोबी। देखिए, बसपा में तो हम लोग सब लोग जानते हैं, बहन मायावती जी जो थी वो अपना एक विशेष दलित वर्ग को ही उत्थान करती थी। अब ये बीजेपी जो आगे ब्राह्मण के लिए करती है, धर्म के लिए करती है, सनातन के लिए, धर्म के लिए कर रही है, राम मंदिर बनाया, तो इससे इन लोग को लगता है कि इस मुद्दे से जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से नहीं बीजेपी लड़ रही थी राम जन्मभूमि के लिए, ये हम लोग सब जानते हैं, 60 सालों से लड़ रही थी। तो आप देख के अगर किसी का अनुसरण तुरंत करते हैं तो जनता भी समझ रही है कि आप किसके लिए क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज। देखिए, जो आप बोले हैं, हाँ भी तो कोई चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि सपा भी काम किया था, बीजेपी भी काम कर रहा है। अब जब कोई लगातार तो सरकार बढ़ नहीं जा रही, 5 साल रहता है उसके बाद हट जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? इस बार तो मुद्दा यही है कि कुछ नहीं, वो बीजेपी ही रहेगा। भाई योगी को ही लोग चाहे, विकास, महंगाई कुछ नहीं। देखिए 10% बढ़ना है, वो साल में बढ़ता रहेगा, वो कुछ भी रहे। 100 का तेल 200 में लोग कह रहे होंगे। हाँ, ये तेल के लिए मुद्दा है। तेल पेट्रोल महंगा हो गया। आप बताइए, तेल पेट्रोल का दाम होना चाहिए 65 रुपये, ये 100 रुपया हो गया। लेकिन सर कहीं महंगाई हावी रहेगी। लेकिन जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि इसलिए बढ़ा कोरोना की वजह से, क्योंकि यानी कहीं ना कहीं हावी रहेगी मुद्दे में। कुल मिला के जनता से ही वसूलना है। अब जा रतन के सवानी किस वजह से? अरे महंगाई है, और किस मेन तो महंगाई है। अब और क्या, महंगाई है, समझिए अराजकता जो है, इस पर तो कोई वो नहीं है ना, यही सब है मुद्दा उसमें। तो इस बार बसपा का फैक्टर काम नहीं करेगा, इस बार विकास का मुद्दा है। नहीं, विकास नहीं, वो बसपा का करेगा, बसपा का करेगा। बसपा आएगी? बसपा नहीं आएगी, आने के तो कौन भी आ सकता है। लड़ाई तो दो ही में है ना, सपा बीजेपी में है, बसपा से कोई मतलब है नहीं। बसपा का फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, इस पर सपा का मेन करेगा वो। क्या नाम है हमारा? सुरेश यादव। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को हराकर हर्ष वाजपेयी विधायक बने थे। अब फिर एक बार चुनाव करीब आते ही अनुग्रह नारायण सिंह हर्षवर्धन वाजपेयी खिलाफ शहर उत्तरी से विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने क्या कहा है, अगर जनता उनको आशीर्वाद देगी तो किन मुद्दों पर वो पहले काम करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। ये बताइए, जो अगर जनता आशीर्वाद देती है तो कौन सा प्रमुख मुद्दा होगा जिस पर आप काम करना चाहेंगे सबसे पहले उत्तर देंगे? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ये मध्यम वर्ग का शहर है और गंगा जमुना किनारे जो तमाम लोगों ने मकान बना रखे हैं, गवर्नमेंट स्टेट लैंड है, उन लोगों ने पट्टेदारों से ज़मीन लिया, मकान बनाया, और आज जो है अब उस पर सरकार इनके ऊपर गिरा रही थी। तो इस सवाल को हम 1987 से लड़ रहे हैं। वो अभी भी विधानसभा में जीवित है, आश्वासन समिति के समक्ष है। इसी तरह तमाम गरीब लोग ऐसे हैं जिनके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, आज तक उनको मकान नहीं मिला है। तो अगर स्मार्ट सिटी बनना है तो स्मार्ट सिटी में उन गरीबों का भी हक होना चाहिए जो यहाँ पर किसी तरह से जी रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांगे तो इसे तो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, उनके साथ भी इन्होंने न्याय नहीं किया। इसी प्रकार जो छोटे व्यापारी हैं
जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जिस तरह से कोरोना काल में उनकी कमर टूट गई और इसके बावजूद सरकार ने उनको कुछ अनुदान नहीं दिया। दूसरी तरफ केवल 2020-21 में कॉरपोरेट कंपनियों का 2,08,000 करोड़ रुपये की सरकार ने माफ़ किया है। तो व्यापारी वर्ग भी इससे काफ़ी दुखी है कि वो तो सोचता था कि हमारी स्वाभाविक पार्टी है और ये लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनका भी कुछ नहीं किया गया। तो इसी तरह और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे इलाहाबाद शहर राजधानी रहा है, यहाँ पर सारे विभागों के मुख्यालय रहे हैं, उन सबको भी इन्होंने काफ़ी हटा दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि उनको फिर से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन लोगों ने इधर 2 शिक्षा के संबंध में और ये जो आंदोलन के दौरान डैमेज होता है उसके संबंध में 2 इन्होंने न्यायालय बनाए। कानूनी तौर पर प्रयागराज में कांग्रेस की शहर दक्षिणी से प्रत्याशी अल्पना निषाद ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर मंत्री नंदी पर गंभीर आरोप लगाए। बीते दिनों हुई कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प को लेकर क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार। शहर दक्षिणी विधानसभा के मेरे प्यारे भाई बंधुजन व बहनें, आज कीटगंज के चौखंडी मोहल्ले में श्रीमती प्रीति चौबे जी के द्वारा मेरा एक निजी कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे होना था, लेकिन सारा दिन बीजेपी के समर्थकों द्वारा उनके कार्यक्रम स्थल पर झंडा हटवाने का दबाव किया जा रहा था। कहीं न कहीं कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। तो प्रीति चौबे जी ने वह कार्यक्रम अपने निजी स्थान पर करने का फैसला लिया और 5 बजे शाम को जब मैं अपने महिला समर्थकों व अपने पुरुष समर्थकों के साथ, लगभग 15 से 20 हमारी महिला समर्थक थीं, 10-12 हमारे पुरुष समर्थक भी थे उसमें। मैं जैसे ही वहाँ उस कार्यक्रम में पहुँची, मैंने देखा नंदी जी अपने 150-200 समर्थकों के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। ज़ोरदार नारे, ज़ोरदार बाजों के साथ वो वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ थे और मेरे और उनके समर्थकों के बीच ज़ोरदार नारेबाजी भी हुई। और इसी बीच नंदी जी, चूँकि मैं भी वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने यह सब देखते हुए इस प्रकार से वहाँ पर अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया और महिला सम्मान न देते हुए हम सबको इस प्रकार से रौंदते हुए वहाँ से नंदी जी और उनके समर्थक गुजरे कि हम सब नाली में गिर गए। मेरा कपड़ा, मेरा जूता सब नाली में चला गया और हम सब बचकर किसी तरह साइड में आए। और इन सब को देखते हुए समर्थकों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हुई। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मंत्री जी वहाँ पर उपस्थित थे, तो कहीं न कहीं उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित थे, आक्रामक थे हम सब पर और थोड़ी बहुत उनके बीच, समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं लगातार, जब से मेरा नाम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर किया, मैं लगातार 1 महीने से जनता के बीच में हूँ, वोट अपील कर रही हूँ, जनता की समस्याओं को सुन रही हूँ। क्योंकि मैं पार्षद कार्यकारिणी भी हूँ, तो मैं उनकी समस्याओं से रूबरू होती गई और उनकी समस्याओं का कहीं न कहीं हल जितना हो सकता है मैं करती गई। और जनता जब एक प्रकार से जन समर्थन मेरी तरफ आने लगा, तो नंदी जी को कहीं न कहीं अपना डर सता रहा है। और इस प्रकार से जो कुछ भी हुआ, यह बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है मंत्री जी और उनके समर्थकों के द्वारा। और मैं यह बहुत ही निंदाजनक बात है, मैं इसका खंडन करती हूँ कि इस प्रकार के कार्य नंदी जी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा जो हुआ है, यह बहुत ही गलत हुआ है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये नारा है, जो ये सरकार झूठ की सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, यह एक
खोखला वादा नज़र आता है। जब समाज में महिलाओं को वो सम्मान देने में उनके जब मंत्री विधायक सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो आम जनता कैसे वो सम्मान पा पाएगी, यह एक विचार करने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय प्रकाश शुक्ला ने जनसंपर्क करते हुए लोगों को आम आदमी पार्टी की घोषणाओं जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवारा पशु किसान बेहाल है, इस पर लगाम लगाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के तहत क्षेत्र में सभी ग्राम सभा में क्लिनिक का निर्माण किया जाएगा। आम आदमी पार्टी 10 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया है। इसके साथ 300 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। बिजली, यहाँ लोग घुमंतू पशुओं से परेशान हैं। किसान हमारे जितनी भी मेहनत करके खेत को बनाते हैं, तुरंत ही सारे आके घुमंतू पशु उसको चर जाते हैं। पानी, बिजली, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा सभी के लिए जुड़े हैं और सभी लोगों का विशाल सहयोग मिल रहा है, अथाह समर्थन मिल रहा है। इस समय जैसे समाजवादी पार्टी ने दिग्गज नेताओं को उतारा है, बीजेपी से गुरु प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? किससे मुकाबला सीधा मानते हैं? किसी से हम अपनी कोई तुलना नहीं करते। जहाँ तक फाफा मऊ विधानसभा की बात है, प्रमुख रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं घुमंतू पशुओं को छोड़ के? सबसे बड़ी तो शिक्षा व्यवस्था है भैया। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल ही दयनीय है। यहाँ के आप सरकारी विद्यालयों को जाके देख आइए और हमारे दिल्ली में देख लीजिए। बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। यहाँ 90% लोगों की बिजली का बिल ही नहीं आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में 200 से 250 यूनिट बिजली पर्याप्त है उनके लिए। उससे अधिक बिजली की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रथम मुद्दा हमारा यही है, बिजली, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा को लेकर भी लोगों को दूर तक जाना पड़ता है इलाज के लिए। ग्राम क्लिनिक, इसके लिए क्या हर ग्राम सभा में ग्राम क्लिनिक जिस तरह दिल्ली में खोला गया है, सेम ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में दिल्ली क्लिनिक खोलने की व्यवस्था करेंगे, जिससे सबका गांव में ही इलाज हो, उन्हें बाहर जाने की जरूरत न पड़े। जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे दिल्ली है उसी तरह नवाबगंज को, विधानसभा फाफा मऊ को बनाने का प्रयास करें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी पार्टी को वोट न डालने की लोगों से अपील करते रहे। साथ ही लोगों के बीच पंपलेट वितरण किया जा रहा है। ये अभियान पूरे यूपी भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है, जहां हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पंपलेट के माध्यम से सरकार के किए गए वादों को पूरा ना करने का आरोप भी लगाया गया है। और इस बार विधानसभा में बीजेपी को वोट ना देने की लोगों से अपील की जा रही है। इस दौरान आरोप लगाया कि केंद्र और यूपी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने के वादा किया गया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। साथ ही किसानों पर जो FIR दर्ज हुई थी उसको भी वापस लेने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा वह पूरा नहीं किया गया। किन मुद्दों को लेकर ये पंपलेट वितरण कर रहे हैं? क्या सर, हमारी मांग थी कि जो किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज थे किसान आंदोलन के दौरान, उसको वापस कर लिया जाए। अजय मिश्र उर्फ टेनी को बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। और तीसरे नंबर पे ये था कि MSP की कानूनी गारंटी मिले, तीनों नहीं मिली है। सरकार अपने वादों से मुकर गई है। इस वजह से हम लोग इस पंपलेट में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपील की गई है कि बीजेपी को वोट का चोट देकर इस चुनाव में सबक सिखाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि हम अगर हमारी नीतियां खराब हैं तो हम जीतते क्यों हैं। तो वो एक ही भाषा समझते हैं, वो है चुनाव, और चुनाव में जीतना इसी वो जानते हैं। और यही इसी को काट के लिए जनता में इस बात को पहुंचा रहे हैं कि धोखा देने वाली पार्टी है। आप इसमें महंगाई का भी जिक्र है, बेरोजगारी का भी जिक्र है, युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुआ उसका भी जिक्र है। किसानों के साथ साथ किसान, युवा, नौजवान, महिलाओं के साथ जो चुनाव में इसमें ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत चुनाव में जो उनके ऊपर जो चिरहरण काम हुआ था वो भी है इसमें। यही हमारी बेसिक मांग है। तो कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर? सर, हम लोग सभी ज़िलों में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में कर रहे हैं। अभी हम 5-6 दिन गाजीपुर में बिताए हैं, फिर 5-6 दिन जौनपुर में बिताए हैं। इस समय हम इलाहाबाद में हैं। उसके 2 दिन कल और परसों हमारा कार्यक्रम इटावा और मैनपुरी में लगा है। उसके बाद हम फिर लौटेंगे इधर पूर्वांचल की तरफ, क्योंकि यहाँ के चुनाव लास्ट फेज में है। जी, हम अश्विनी कुमार यादव, जिला अध्यक्ष जय किसान आंदोलन। समाजवादी पार्टी द्वारा आज करेली के पावर हाउस में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व शहर दक्षिणी के प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला मौजूद रहे, जहां सरकार पर निशाना साधते हुए सलामतुल्लाह ने जमकर हमला बोला है। साथ ही रईस चंद शुक्ला के समर्थन में उतरकर सलामतुल्लाह ने लोगों से वोट मांगी और लोगों से रईस चंद शुक्ला को जिताने की अपील की और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। मगर यहाँ पर भारी जन समर्थन रईस चंद शुक्ला को मिला है और यहाँ अब मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का जनाधार लगा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव हारने के बाद एक पार्टी का नहीं आया, सलामतुल्लाह से एक बार भी नहीं पूछा कि आपका हाल क्या है। कुछ लोग सलामतुल्लाह को सलामतुल्लाह करने वाला नहीं है। चुनाव आएगा। संगम नगरी प्रयागराज में थाना कर्नलगंज के अंतर्गत रामप्रिया रोड पर ब्रजेश कुमार अपने रिश्तेदार के यहाँ, जिसका गाड़ी नंबर UP 70 AZ 0430 होंडा पैशन प्लस से गए थे, जहां चोरों ने उनकी गाड़ी बीती रात हाथ साफ कर दिया और उनका कहना है कि गाड़ी चोरी हो चुकी है। इस एरिया में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। साथ ही गाड़ी चोरी का अब CCTV भी सामने आया है, जिसमें चोर गाड़ी को निशाना बना रहा है और खुलेआम गाड़ी को किस तरह चोरों ने उड़ाया है आप देख सकते हैं। और इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है वाहन स्वामी का, आइए सुनाते हैं आपको। अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आया था, उसके बाद 9:30 बजे तक आया, तो वहाँ पे आधा घंटे बाद जब मैं यहाँ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे पता करने पे यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ भी इसी तरह चोरी होती है। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।